ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। मेरी संगीत यात्रा। संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला में हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध वायलिन वादिका विदुषी एन राजम से निम्मी मिश्रा की बातचीत। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं उपस्थित हूँ विदुषी एन राजम के साथ अपनी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। एन राजम जी नमस्कार। जी नमस्कार। हम कल आपसे सुन रहे थे और बातचीत तो थोड़ी थोड़ी कर रहे थे कि किस तरह से वायलिन पर ठुमरी, टप्पा, तराना, नाट्य संगीत किस तरह से बजाए जाते हैं और कैसे वो भावपूर्ण लगते हैं। अच्छा, आप जो बातचीत कर रही हैं हमसे वो इतनी अच्छी हिंदी बोल रही हैं और जबकि आप एर्नाकुलम में पैदा हुई और आपकी मातृभाषा जो है वो तमिल है, मलयालम भी आपको आती है, आपने संस्कृत में एमए किया है, तो ये सब इतना सब कुछ किस तरह संभव हुआ? ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, मैंने समझती हूँ, क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं कि कई भाषाओं में अधिकार रखते हैं। खैर, तमिल तो मेरी मातृभाषा है और हिंदी का जहाँ तक सवाल है, मुझे बनारस में 40 साल रहने का सौभाग्य मिला। 40 साल? जी हाँ, मैं अध्यापन का काम करती थी। कब आप, ये कब की बात है, कब आई आप? 1959 में। अच्छा। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में लेक्चरर के रूप में ज्वाइन किया मैंने, और तब से लेकर के 40 साल में लगातार वहीं थी। म्यूज़िक कॉलेज, फुल फ्लेज्ड म्यूज़िक कॉलेज है, वहाँ मैं पढ़ाती थी। अच्छा, उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, तब तक आपने पूरा अपना ये जो सीखना है वो पूरा हो गया था? सीखना कभी पूरा होता है? मैं अभी भी सीख रही हूँ। वो तो आपका बड़प्पन है, और कलाकार वैसे भी अपने आप को कभी भी पूरा नहीं समझता, उसकी हमेशा इच्छा ये रहती है कि और कुछ नया करें। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे अंत तक सीखने की इच्छा है और सीखती रहती हूँ। और सही मानों में कलाकार वही मैं जब कार्यक्रम सुनने के लिए जाती हूँ, खास करके यंगस्टर्स जो है जोश में गाते हैं, जोश में बजाते हैं, कुछ नया दिखाने का मन करता है उनको, तो मैं माइन्यूटली देखती हूँ और कुछ नई बात है ही क्या, मुझे कुछ मिलेगा क्या, ये मेरी दृष्टि रहती है। मतलब सीखने की प्रक्रिया लगातार जारी है। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, मैं ये जानना चाहती थी कि कब आपको क्या ऑफर मिला कि आप बनारस में आइए और अध्यापन कार्य करिए। तब तक आपका सब पारिवारिक, तब कैसी आपकी जिम्मेदारियां थी, सब कुछ बताइए ना। हाँ, मेरे गुरुदेव पंडित ओमकारनाथ जी ठाकुर ने वहाँ बनारस के कॉलेज को उसका शुभारंभ उन्होंने ही किया था। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ मुझसे सीखो भी और यहाँ अध्यापन का काम भी करो। तो इस तरह ये सिलसिला जारी हुआ और धीरे धीरे मेरी शादी हुई और मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ने लगी। तो और कॉलेज में भी मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बनी और कुछ साल के बाद मैं डीन ऑफ द फैकल्टी बनी। तो चारों ओर से मेरी जिम्मेदारियां बढ़ती ही गई। लोग मुझसे पूछते हैं कि इतना सारा काम आप कैसे मैनेज करती हैं। तो वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, यही सिद्धांत है कि मैं भी यही जानना चाहती करना है तो कर सकती हूँ। और मैंने अपनी बेटी संगीता को भी तैयार किया। वो जब 3 साल, अपनी परंपरा को कायम रखते हुए वो जब 3 साल की हुई, तब उसको भी वायलिन सिखाना शुरू किया, और जिस ढंग से हमारे यहाँ सिखाया जाता है वैसे। अब भी जो है आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि संगीता की बेटियां, यानी मेरी नतनियाँ है, रागिनी शंकर और नंदिनी शंकर। रागिनी जो है 18 साल की है और इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में दाखिला हुई है, और नंदिनी
9th में पढ़ रही है, वो लोग भी पिछले 10 साल से मुझसे सीख रही हैं, अभी काफ़ी अच्छा अधिकार पाए हैं। तो कहने का ये तात्पर्य है कि अगर करना है तो सब कुछ संभव है। वो तो है ही, पर कुछ हमारे सुनने वालों को आप इस बारे में कुछ तो बताएं कि कैसे मैनेज करती थी, पूरा दिन आपका किस तरह जाता था, कि पहले संगीत, फिर घर का काम, फिर अध्यापन, फिर वापस घर की जिम्मेदारियां निभाना। समय बांट देना है और लोग उससे ऊर्जा मिलती है। हाँ, और लोग ये भी मुझसे पूछते हैं कि जहाँ सिखाते हैं ना कॉलेज में, हाँ। तो तरह तरह का बेसुरा सुनना पड़ता है। हाँ। तो इतना बेसुरा सुनने के बाद आप अपने को कैसे एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट करके यही मैं पूछना बनाए चाहती थी। रखती जी, हैं। नहीं, कुछ केसेस में आपने देखा होगा, एक बार लेक्चरशिप या कुछ इस तरह की नौकरी मिल जाती है तो लोग बाग अपना रियाज, अपना भूल जाते हैं। हाँ, अपनी साधना छोड़ देते हैं, मतलब उतना वो, मन नहीं हाँ। रहता है। तो पर मुझ में इतना फायर था कि मुझे बजाना है, ऐसे परफॉर्मर तो निकलना ही है। हाँ। तो चाहे जो कुछ भी हो, ठीक है, वहाँ जब सिखाते समय बेसुरा सुनना हो तो सुन लेते हैं। आई हैड बिकम इम्यून टू दैट। अगर वहाँ बेसुरा सुनना भी पड़े तो उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। अपने रियाज के समय तो सुर में बजाना और सारी बातें हाँ, थी। हाँ। तो सब मन की बात है, करना है तो संभव है। हाँ, मतलब अगर मन में इच्छा प्रबल हो, मुझे बच्चे को भी देखना था, और ऐसे वाइफ भी मेरे ड्यूटीज थे, और कॉलेज में एज टीचर और एडमिनिस्ट्रेशन भी था। और आप जानती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में परेशानियां भी होती है। परेशानियां आती हैं। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगा एडमिनिस्ट्रेशन की, जैसे आपने बात की कि कभी कोई मानसिक, मतलब एक दबाव सा रहता है, तो कभी कोई ऐसे क्षण आए जिसमें आपको बहुत परेशानी हुई हो, तब इसी आपके रियाज ने आपको सहारा दिया, क्योंकि उसमें जाके आप सब परेशानियां भूल गई? मानसिक तनाव कब आता है? यदि आपका काम करने का ढंग स्वार्थ को लेकर यदि हो। मैं बिल्कुल तटस्थ होकर के काम करती थी, कोई भी, यानी मेरा पर्सनल इंटरेस्ट किसी में भी नहीं था कि अगर रूल के अनुसार है तो मान लीजिए मुझसे किसी के साथ बनता भी नहीं था तो उनका काम भी मैं कर देती थी। ये तो मेरा कभी ऐसा पॉलिसी अवसर था, आया ही अवसर नहीं? नहीं था। तो इसीलिए मेंटल तनाव नहीं था। अब ढंग से काम करना और रूल के हिसाब से जाना। एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा रहा। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहा, अपने आप कहने की बात नहीं। लोग मेरे एडमिनिस्ट्रेशन से खुश थे क्योंकि कोई बात छिपी नहीं थी। एवरीथिंग वाज ओपन, एवरीथिंग वाज ओपन। बिल्कुल, मतलब आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन था पारदर्शी था। अच्छा, बनारस की बात चली है तो आप इतने दिन बनारस में रही, 40 साल, और आपकी वायलिन साथ में है, सुनने वाले तैयार हैं, तो बनारस की जो एक बिल्कुल संगीत का गढ़ है, वहाँ तो कितने बड़े बड़े कलाकार हैं। एक हाँ, दिग्गज वहाँ है। तो वहाँ का प्रभाव आप पर किस तरह पड़ा, और वहाँ की कोई चीज़ आप अगर हमें सुनाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, सुनाने के पहले एक बात बता दूं कि वहाँ पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी करके ठुमरी वगैरह बहुत सुंदर गाते थे, घरानेदार। तो वो कई लोगों को सिखाते थे। तो मैं लेक्चरर थी कॉलेज में, तो मैंने कहा मुझे आपसे सीखना है। तो उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे सिखाया। बनारस की ठुमरी की अपनी एक शैली है ना, तो उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। तो मैं उन्हीं की सिखाई हुई चीज़ एक आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। एक बनारसी दादरा बजाऊंगी। जी हाँ, खमाज में हूँ।
बहुत खूब, बहुत आनंद आया, जी। बड़ा अच्छा लगा। आपकी वायलिन तो बजती क्या है, खुद गाती है, बिल्कुल स्वर जो हैं वो श्रोताओं को मुग्ध करते हैं। तो और भी विधाएं हैं ये जो गायन की, जैसे आपने ये सुनाई, हमें दादरा सुनाया, तो ऐसे ही कजरी, जी, होरी, चैती। हाँ, जैसे होली के अवसर पर होरी गाई जाती है। हाँ, हाँ। और एक चैती होती चैती, है, बिल्कुल, हाँ, चैती, हाँ। चैत के महीने में गाई और जाती है। बरखा ऋतु में तो कजरी गाते कजरी हैं, गाई हाँ, जाती है। तो होरी भी बड़ी अच्छी लगती है। अब मुझे तो बहुत सारी विधाएं याद आ रही हैं और दिल चाहता है मैंने उनसे श्रोताओं खूब की तरफ। सीखा पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी से। जी, काफी ये चीजें सारी विधाएं आपने हाँ, सीखी। बिल्कुल। तो आपकी- बड़े प्रेम से मुझे सिखाया करते थे। जी, तो मुझे लगता है कि कल हम कजरी सुने, क्योंकि अगर अभी कहेंगे तो वक्त तो बचा नहीं है। तो चलिए हम कल तक इंतजार करते हैं कि हम भरपूर कजरी का आनंद लेंगे, और आपसे बातचीत तो हमारी यूं ही जारी रहेगी। आपके पास तो खजाना है संगीत का, तो बहुत सारी बातें। तो श्रोताओं, आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरी संगीत यात्रा। संगीत सरिता में अभी आप सुप्रसिद्ध वालिन वादिका विदुषी एन राजम से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी सुन रहे थे। तबला संगत की आदित्य कल्याणपुर ने, तकनीकी सहयोग दिया दिलीप कुलकर्णी ने, और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने। Gabba